जय हिंद दोस्तों। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल लास्ट टर्न पे मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू किया था और ये आपको बताने का प्रयास किया था कि आखिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम जानते हैं कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो आपको बताया बेटा मैंने कि उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। दो तीन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो दिमाग में रख लीजिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है आपका, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है कि वो एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी जो कि मस्ट है, होनी ही चाहिए, और एक आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। मैंने कल कहा था आपको कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन टाइप की हो सकती है। हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज के तौर पर लिखी गई हो सकता है एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर लिखी गई और हो सकता है एडवर्ब क्लॉज के तौर पर लिखी गई हो। तो कोई भी सबऑर्डिनेट तीन ही टर्म में आएगी, इन टर्म्स ऑफ नाउन क्लॉज, इन टर्म्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज और इन टर्म्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। फिर हमने एक बात ये कही थी बेटा कि जो क्लॉज होता है और जो सेंटेंस होता है इसमें एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है कि सेंटेंस के पास भी अपना सब्जेक्ट होता है, अपनी वर्ब होती है, क्लॉज के पास भी अपना सब्जेक्ट होता है, अपनी वर्ब होती है। अंतर ये है बेटा कि क्लॉज सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। मतलब कि कोई सेंटेंस क्लॉज कब बनेगा, क्लॉज तब बनेगा जो आप उस सेंटेंस के पहले कंजंक्शन जोड़ दें। अगर उस सेंटेंस के पहले आपने कोई कंजंक्शन ऐड ऑन कर दिया तो इट विल बिकम अ क्लॉज, वो क्लॉज बन जाता है। तो ये आपको समझना है कि जैसे ही सेंटेंस में आपने कंजंक्शन ऐड किया वो फौरन क्लॉज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इनकम्प्लीट हो जाता है। पहले क्या था, सेंटेंस के रूप में कंप्लीट था, अभी क्या है, इनकम्प्लीट हो जाता है। क्योंकि क्लॉज क्या होती है, इनकम्प्लीट फॉर्म होती है, सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट फॉर्म होता है। इन बातों का विशेष तौर पर आप ख्याल रखेंगे। हमने कल कहा था कि हम लोग नाउन क्लॉज स्टार्ट करेंगे और नाउन क्लॉज के हमने कुछ कनेक्टर्स आपके सामने लिखे थे। नाउन क्लॉज के कनेक्टर्स आपके सामने हमने लिखे थे कि हम कौन कौन से कनेक्टर्स हैं जो सेंटेंस के आगे लगेंगे तो वो सेंटेंस को क्या बनाएंगे, नाउन क्लॉज बनाएंगे। अब एक बात समझिएगा, जैसे मैंने एक बात करी कि जो भी नाउन क्लॉज हम इस्तेमाल करेंगे, हमको पता है कि नाउन क्लॉज बेसिकली क्या काम करेगी, नाउन का, बोलिए हाँ। एडजेक्टिव क्लॉज किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का। एडवर्ब क्लॉज किसका काम करेगी, एडवर्ब का। तो अगर नाउन क्लॉज नाउन का काम करेगी तो नाउन सेंटेंस में क्या काम करता है बेटा, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट काम करेगा। नाउन क्लॉज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर नाउन क्लॉज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम करेगा तो जाहिर सी बात है हम समझ जाएंगे कि वो नाउन है। एक बात और, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है डिसाइड कैसे करेंगे? आपको पता है बेटा कि अगर वर्ब के पहले हमने नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, वो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, बोलो हाँ। अगर उसी नाउन प्रोनाउन को आपने वर्ब के बाद इस्तेमाल किया तो वो काम करता है ऑब्जेक्ट का। मतलब नाउन प्रोनाउन किस जगह पे लिखा गया ये इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ब के बाद है तो वो ऑब्जेक्ट काम करेगा, वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट काम करेगा। कुल मिला के जो नाउन क्लॉज तुम लिखने वाले हो वो नाउन क्लॉज सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट रूप में आने वाली है और या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आने वाली है। और आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो लोगों का हो सकता है, या तो वो किसी वर्ब का होगा या तो वो किसी प्रेपोजिशन का होगा। कई बार ऐसा होगा कि वो नाउन क्लॉज वर्ब का बन जाएगी ऑब्जेक्ट, तो व्हाट या होम का रिप्लाई होती है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्ब का है तो व्हाट या होम का रिप्लाई बनेगा, बोलिए हाँ। क्योंकि व्हाट या होम का रिप्लाई जब वर्ब से लेते हैं तो वही क्या मिलता है आपको, ऑब्जेक्ट। तो वो नाउन क्लॉज जब ऑब्जेक्ट बनेगी, अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रही है तो वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई बन जाएगी। और अगर कभी वो नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम करे बट वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, तब भी हो सकता है, क्योंकि
प्रपोजिशंस भी अपने आगे अपना ऑब्जेक्ट डिमांड करते हैं। तो कुल मिला के नाउन क्लॉज जो आने वाली कहाँ कहाँ आ सकती है आपको दिखना चाहिए। दूसरी बात, जो भैया नाउन क्लॉज है भाई, ये एक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है क्योंकि नाउन क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट है, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्यों भैया, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस का एक पार्ट ही तो है। जब सेंटेंस ही नॉन लिविंग है तो सेंटेंस का कोई पार्ट भी क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। अब अगर ये नॉन लिविंग है तो आप बताइए, जिस दिन ये सब्जेक्ट बना तो क्या इसके आगे हम एक्टिव वॉइस लिख पाएंगे? क्योंकि अगर सब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो क्या आगे वाला काम ये खुद करेगा? नहीं, बल्कि किया जाएगा। इसका मतलब है कि हमको पैसिव मोड लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कि जब जब आप नाउन क्लॉज को लेकर सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, नाउन क्लॉज को आप जब जब सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेंटेंस को पैसिव मोड में लेके जाएगा, ना कि एक्टिव मोड में लेके जाएगा। क्यों ऐसा मैं कह पा रहा हूँ, बात समझ में आ रही होगी आप। आइए कुछ सेंटेंस लिखते हैं। पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, आज डार्क कलर कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ कह लिए ये भी नहीं दिखेगा। हमने कलर तो वही रखा है, तो आज कलर में मुझे कुछ दिक्कत क्यों लग रही है। देखिए, मैंने कहा मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। एक सेंटेंस देखो, लिखा है मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। इसके इंग्लिश क्या बनाएंगे बेटा, आई नो। आई नो मैं जानता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जरा से पूछो क्या जानता है, ये है वर्ब, इस वर्ब का ये है सब्जेक्ट। ये जरा से पूछो क्या जानता है, व्हाट आई नो, क्या जानता हूं मैं, यही कि तुम कौन हो। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, कि तुम कौन हो। देखो की और कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु यू आर। अच्छा, अगर किताब में या एग्जाम में कहीं आपको ऐसा लिखा मिले, आई नो हु आर यू, क्योंकि अक्सर हम हु यू आर नहीं देखते हैं, हम अक्सर हु आर यू देखते हैं। आइए फर्क समझते हैं। अगर सेंटेंस लिखा होता तुम कौन हो, अब ये इंट्रोगेटिव है, तुम सोच के देखो, तुमसे कोई पूछे तुम कौन हो, आपको बताना पड़ेगा मैं रमेश, मैं दिनेश, मैं फलाने ठिकाने। इसका मतलब समबडी आस्किंग यू, आप कहेंगे यस सर आई एम रमेश, आई एम दिनेश। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं अब जानता हूं कि तुम कौन हो, इसका मतलब दिस टाइम आई एम आस्किंग यू या आई एम टेलिंग यू, टेलिंग यू। याद करिए, इनिशियल लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको सिखाया था, आपको जब भी कभी कोई चीज पूछना हो किसी से तो यूज इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन जब आपको कोई चीज बतानी हो या कहनी हो, टू से और टू टेल, कुछ कहना हो या बताना हो, तो यूज असर्टिव स्ट्रक्चर। नाउ फोकस दीज टू सेंटेंसेस, कि आप ये सेंटेंस जरा पढ़ो, तुम कौन हो, तो आपको लगेगा ये पूछ रहा है कोई, ये इंटरोगेटिव है, कोई बताएगा भी सामने से कि मैं फलाने हूं। लेकिन यही बात तुम कौन हो यहां भी लिखी है, लेकिन जरा यहां पढ़ के देखो पूरा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। क्या अब भी वो पूछ रहा है? नहीं। क्या अब भी तुम बताओगे? नहीं। ना तो वो पूछ रहा है ना तुम बताओगे। अगर ये पूछ नहीं रहा है तो क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई साहब बताओ मत, मुझे पता है तुम कौन। इसका मतलब ये बात है बताने वाली, और तुमको पता है कि जब भी कोई बात कहनी हो या बतानी हो,
इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ असर्टिव। याद आ रहा है? असर्टिव का अपना स्ट्रक्चर ये था कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, ये है स्ट्रक्चर असर्टिव। लेकिन अगर तुम्हें कोई बात पूछनी है टू आस्क, तो फिर यूज इंटरोगेटिव। तो फिर स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। ऐसा ही है। तो आपको समझना ये है बेटा कि यहां पर तो इंट्रोगेटिव होगा, तुम कौन हो, जो कि पूछ रहा है, तो लिखो इंट्रोगेटिव वर्ड आया, फिर क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट दैट इज यू, क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहां पर आपको कोई बात पूछी नहीं जा रही है, आपको बताई जा रही है, तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, इसलिए मैंने लिखा है हु यू आर। वहां पे हु आर यू सही है, यहाँ पे हु यू आर सही है। तो ये जो लिखा गया है गलत है बेटा, इसको सही करेंगे तो यहाँ जाएंगे। सो आई नो हु आर यू गलत है, एंड आई नो हु यू आर सही है। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी कि कैसे लिखा गया आई नो हु यू आर सही है। तो इस तरह से तमाम सेंटेंस बनते हैं। अब जरा जरा मैं इसका क्लासिफिकेशन कर देता हूं आपके सामने। देखिए देखिए, नो क्या है बेटा, वर्ब है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई जानता है, जरा से पूछो क्या जानता है, व्हाट आई नो, व्हाट आई नो, यही कि तुम कौन हो। ये व्हाट का रिप्लाई है कि नहीं, बोलिए हाँ। अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो बेटा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। किसका, इसी वर्ब का। ये इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन बनते हैं। प्रोनाउन तो बोल नहीं पाओगे क्योंकि प्रोनाउन पहली बार आएगा तो नाउन ही बोलेंगे, तो नाउन बोल दिया हमने। ऑब्जेक्ट नाउन बनते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट केवल ये नहीं है, केवल ये नहीं है, केवल ये नहीं, बल्कि पूरा है ये। तो इसको नाउन ना बोल करके क्या बोल दें, क्लॉज बोल दें। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना सब्जेक्ट भी है और अपनी वर्ब भी है। और मैंने कहा था कि सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जिसके पास सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो लेकिन अधूरा हो, तो उसको बोलते हैं क्लॉज। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई नाउन नहीं काम कर रहा है, बल्कि नाउन क्लॉज काम कर रहा है। ये पूरी की पूरी क्लॉज ही ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इसलिए हम इसको नाउन क्लॉज बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि कोई भी सेंटेंस होगा उसके पहले एक कंजंक्शन लगा होगा, यही दोनों मिलकर इसको क्या बना देंगे, क्लॉज बना देंगे। देखो बेटा, यू और आर एक सेंटेंस हो गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलकर सेंटेंस बन गया। सेंटेंस के पहले ये कनेक्टर लग के क्या बना रहा है, इसको क्लॉज बना रहा है। और ये क्लॉज क्या काम कर रही है, नाउन क्लॉज का काम कर रही है। कैसे पता, क्योंकि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और अभी सिखाया था कि अगर कोई क्लॉज ऑब्जेक्ट काम कर रही है तो ये तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनी होगी या फिर प्रीपोजिशन का बनी होगी। वर्ब का होगा तो व्हाट का रिप्लाई बनेगा, होम का तो बन नहीं पाएगा, इसलिए कि होम में लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, क्योंकि नाउन क्लॉज है, नॉन लिविंग थिंग है। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग किसका रिप्लाई बनेगी, व्हाट का रिप्लाई बनेगी, इसलिए व्हाट का रिप्लाई यहाँ बन भी रहा है। ये पूरी बात समझ में आ गई बेटा कि आई नो हु यू आर, ये बिल्कुल वैसा जैसा मैं आपको रिलेट कर दे रहा हूँ, इसी बात। आई नो इट, अगर मैं लिखूं आई नो इट, देखो ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। सो आई नो इट, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है। जो काम यहाँ इट कर रहा है वही काम यहाँ ये क्लॉज कर रही है, हु यू आर। तो इट की जगह पे हु यू आर लिखा गया है, इसी इट को हटाकर हम क्या लिख रहे हैं, हु यू आर। बस अंतर ये है बेटा, जहां जो काम ये इट अकेले कर रहा है ऑब्जेक्ट का, वही काम ये पूरी क्लॉज मिलकर कर रही है ऑब्जेक्ट का। इसका नाम है नाउन क्लॉज, क्योंकि ये भी व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट आई नो इट एंड व्हाट आई नो दिस, हु यू आर। तो जो काम वो कर रहा है वही काम वो भी कर रहा है, बस वो एक क्लॉज के फॉर्मेट में है इसलिए नाउन क्लॉज बोल दिया। ये एक शब्द के फॉर्मेट में है तो प्रोनाउन बोल दिया, क्योंकि इट प्रोनाउन होता है, नाउन नहीं होता। तो कुल मिला के आप समझिएगा पहले बात को कि नाउन क्लॉज जब भी आएगा तो या तो वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा या तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि नाउन ही तो है ना वो। और नाउन क्या काम करेगा, वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट।
और क्या काम कर सकता है? हाँ, कॉम्प्लीमेंट भी होता है एक टर्म, आगे मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि आगे ये सब बातें ठीक लगेंगी। कॉम्प्लीमेंट भी एक शब्द होता है, कॉम्प्लीमेंट का भी काम करते हैं, बट वो एक अलग सेगमेंट है, समझा दिया जाएगा कभी। देखो सेंटेंस था आई नो, हु यू आर। हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को बनाना है पैसिव। देखो कैसे बना। देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसको बाहर लाएंगे हो जाएगा हु यू आर। तो हु यू आर करेंगे तो ये हो गया आप सब्जेक्ट। पैसिव में क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं भैया, सब्जेक्ट बना लिया। अब हु यू आर एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पैसिव वॉइस में इज एम आर आता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इज एम आर में क्या लगाओगे, इज। क्यों लगाओगे इज, क्योंकि क्लॉज एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है। इज फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो की थर्ड फॉर्म क्या होती, नोन। वाई नहीं लगाते, टू लगाते हैं आई का मी। तो हु यू आर इज नोन टू मी, हु यू आर इज नोन टू मी। ध्यान रखना, मतलब ये बात मैं भी से बोल दे रहा हूँ, आगे चलकर फिर से बोलूंगा। बेटा ये जो लोग ये समझते हैं कि ये नो वर्ब का पैसिव बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत समझते हैं। ये बिल्कुल पैसिव वैसिव नहीं है। ये पहले बात, स्टेटिव वर्ब का पैसिव बनता नहीं है, दिमाग में डाल लो। पैसिव केवल एक्शन वर्ब का बनता है, पैसिव केवल एक्शन वर्ब का बनता है। स्टेटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, कभी नहीं बनता, बनाने का कोई औचित्य भी नहीं। अब क्यों नहीं बनता, ये सारी बातें पैसिव चैप्टर में, जब हम पैसिव स्टार्ट करेंगे तो वहाँ ये सारी चर्चा करेंगे कि पैसिव क्यों आया, किसका पैसिव बनता है, किसका नहीं बनता है, ये हम कैसे जाने कि नहीं बनता है और हम कैसे जाने कि बनता है, और हम भरोसा कैसे कर लें कि जो आप कह रहे हैं वही सही है। पता नहीं कोई टीचर कुछ और कहते तो। क्योंकि इंग्लिश में बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि एक टीचर कुछ कह के जाता है, दूसरी किताब या दूसरा टीचर कुछ और कहने लग जाता है, तो बड़ा दिक्कत है। तो इसलिए हम आपको सारा लॉजिक आपको देंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। इसके लिए अजय गुप्ता कोई गोल्ड मेडल नहीं पाए हैं। हम जो कहेंगे, मेरी बात के पीछे कुछ लॉजिक्स होंगी, कंडीशंस होंगी, उन ग्राउंड के हिसाब से मैं आपको ये बात बोल पाऊंगा। ठीक है, वो आगे चल कर बातें होंगी तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, अभी यहाँ जाते नहीं है। अभी यहाँ तक समझते हैं कि नो एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, अतः ये पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं है। क्या है ये नोन ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है बेटा, ये पास्ट पार्टिसिपल। ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी ठीक, आई नो हु यू आर। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, मेन वर्ब यही है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एग्जाम में क्या करता है पता है, एग्जाम में देखो ये करता है, एग्जाम में क्या करेगा, लिखेगा यहाँ से ऑब्लिक करेगा। देखो ये करेगा ए, ये करेगा बी और ये करेगा सी एंड डी इज नो एरर। ऐसे आता है एग्जाम में सवाल, ये डी ऑप्शन। बोला किस पार्ट में गलती है। इन जनरल क्या होगा, इन जनरल ये होगा कि जब बच्चा देखेगा सवाल को, उसे लगेगा चलो हु यू ये समझ में आया दो शब्द। सेकंड ऑप्शन में उसको लगेगा, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में क्या लिखा है, आर भी और इज भी। उसे लगेगा भाई यू के साथ तो इज आता नहीं, यू के साथ अगर बड़ी इच्छा हो रही लगाने की तो लगा लो आर, लेकिन इज क्यों लगा रहे हो। तो उसको लगेगा यार यू के साथ ये आर तो लगा सकता है लेकिन इज क्यों लगा रहा है, तो इसीलिए वो इसी ऑप्शन में गलती करने का प्रयास करता है। वो इसी ऑप्शन बी ऑप्शन में ही गलत करने का प्रयास करता है, जो कि गड़बड़ बात है। तो इज नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए, ऐसा उसको लगेगा। जबकि हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि ये आर भी सही है और ये इज भी सही है,
ध्यान रखना है ये कि जो जो इज आया है वो यू के लिए नहीं आया है, वो आया है हु यू आर इस पूरे सब्जेक्ट के लिए। ये एक सब्जेक्ट है, इसके लिए इज आया है, और आर आया है इस यू सब्जेक्ट के लिए। तो जब आप इस तरह से देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर हु यू आर ये एक सब्जेक्ट है, इज नोन टू मी तुम कौन हो ये मैं जानता हूँ, इज नोन टू मी। तो बात आगे समझ में। चलो भैया ये भी सही है, ये भी सही है, ये अलग तरीका कहने का है, ये अलग तरीका कहने का है। मैंने कहा मैं जानता हूं तुम कौन हो और क्या हो, और क्या हो। देखो इस बार वो फिर आपसे पूछ नहीं रहा है आपको, बल्कि उल्टा बता रहा है कि भाई साहब बताइए मत, मुझे सब पता है इन एंड आउट कि तुम हो कौन और क्या हो। अब अगर जरा इसको इंग्लिश में हम लिखना चाहें, आई नो हु यू आर, आई नो हु यू आर एंड वॉट यू आर। कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और क्या हो, आई नो हु यू आर एंड वॉट यू आर। अब इस तरह से पूछो इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या क्या है। देखो एक ऑब्जेक्ट तो यही हो गया कि आखिर क्या जानता है ये, यही कि तुम हो कौन, ये बात वो जानता है, दैट मीन्स ये हो गया ऑब्जेक्ट। बोलिए हाँ। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो क्या काम कर रहा होगा, नाउन का। अच्छा चूंकि पूरा का पूरा क्लॉज ही ऑब्जेक्ट है तो नाउन क्लॉज बोल दिए। अच्छा इस बार वो दो चीज जानता है, एक तो वो ये जानता है कि तुम हो कौन, एक ये भी जानता है कि तुम हो क्या। वॉट आई नो तुम क्या हो वो जानता है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये भी क्या हो गया भैया, नाउन क्लॉज। तो ये दोनों नाउन क्लॉज हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। ये बिल्कुल वैसा मैं आपको इससे रिलेट करवा दे रहा हूं। मैंने कहा आई नो रमेश एंड दिनेश। देखो एक तो ये जानता है रमेश को भी, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट ये भी जानता है दिनेश को भी। तो जैसे ये लिखा गया एंड से, वैसे ये भी लिखा गया, बस ये व्हाट का रिप्लाई है, होम का रिप्लाई है। तो इसका मतलब है कि आई नो हु यू आर, यहाँ पे पूरी की पूरी क्लॉज जो काम अकेले कर रही है ऑब्जेक्ट का, वही काम ये अकेले रमेश कर रहा है। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, चीजें बहुत रिलेटेड हैं, बस एक बार आप चीजों को देखेंगे समझेंगे तो आपको खुद ही लगेगा हाँ सर बात समझ में आ रही। मान लीजिए आपसे कहा गया होता भैया इस सेंटेंस का आपको बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। अगर हमें इस सेंटेंस का पैसिव बनाना पड़े तो हम क्या बनाएंगे, फिर वही बात कि ऑब्जेक्ट आएगा बाहर। जब ऑब्जेक्ट आएगा बाहर तो आप क्या लिखोगे बेटा, हु यू आर एंड वॉट यू आर। देखो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, मतलब क्या बन गया, आप सब्जेक्ट बन गया, जो कि बाहर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। वॉट यू आर एक सब्जेक्ट ये हो गया। अब सब्जेक्ट कितने हो गए, दो हो गए, रमेश एंड दिनेश, दो सब्जेक्ट हो गए। अगर दो सब्जेक्ट हो गए तो आगे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो भैया क्या करना पड़ेगा, इज एम आर की जगह अब लगाना पड़ेगा आर। पहले वाले में क्या लिखे थे, इज, चूंकि एक ही क्लॉज थी, आज दो क्लॉज है तो आर लगा लिया। आर नोन टू मी, आर नोन टू मी। फिर से क्या करेगा, वो जानबूझ के ऑब्लिक करता है यहीं से, ये ए ऑप्शन करेगा, ये बी ऑप्शन करेगा, ये सी करेगा एंड डी इज नो एरर। जानबूझ के बच्चे को एक ही ऑप्शन में क्या दिखाता है, दो आर। जो आर आर दिख रहा है ये ऐसा लिखता है कि बच्चे को दिखाई पड़े दोनों आर एक ही ऑप्शन में है, जबकि
ये 2 आर एक साथ लिख दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। उसको लगेगा कि भाई यू के साथ एक आर लगता है, समझ में 2 आर कहाँ लगाया। ना चाहते हुए बच्चा इसी ऑप्शन में गलती करता है, जबकि आपको ये एहसास होना चाहिए बेटा ये गलत नहीं है, सही है, क्योंकि ये आर पहला वाला इस यू के साथ है, लेकिन जो दूसरा वाला आर है ये इस पूरे क्लॉज का है, क्योंकि सब्जेक्ट 2 है, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, रमेश एंड दिनेश आर नोन। तो वैसे ही व्हाट यू आर, सॉरी हु यू आर एंड व्हाट यू आर नोन टू मी। आई होप की बात समझ में आ रही होगी कि ये भी सही है, ये भी सही, दोनों बातें अलग अलग है। एक बार 10 सेकंड की विंडो दे रहा हूँ, जरा सोचिए समझिए, जो आपने समझा सीखा कुछ समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। चलिए आइए बात को और आगे ले चलते हैं। तो ये हो गया, एक समझ डेवलप किया आपने यहाँ पे कि नाउन क्लॉज कैसे कैसे आ सकती है, ऑब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर आपने देखने का प्रयास किया। एक हमने आपको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के दिखाया। मैंने कहा कि यू शुड बी कॉन्शियस ऑफ what is happening around the world। देखिए, you should be conscious of what is happening around the world। देखो what से लेके इस around the world तक, ये है ऑफ प्रेपोजिशन, बोलिए हाँ। इसको खुश होने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यही इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट अकेले तो नहीं काम कर रहा है, पूरा का पूरा क्लॉज है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो इस पूरी क्लॉज का नाम क्या देंगे, नाउन क्लॉज ही बोलना पड़ेगा, प्रोनाउन तो नहीं बोल सकते। लो भैया, ये नाउन क्लॉज यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट काम कर रही है, लेकिन दिस क्लॉज इज नॉट द ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, दिस क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट टू द preposition, दिस preposition। तो यू शुड बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। आपको अवेयर होना चाहिए, आसपास जो भी आपके घटित हो रहा है आपको पता होना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट। तो आपने देखा कि नाउन क्लॉज को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं, देखिए जरा। पहली एरर पूछता है, पहले क्या पूछता है, ऐसे पूछेगा। पहली एरर पूछता है आई नो दैट व्हाट कैन यू डू, ये लिखा उसने कहा कि बताओ इसकी एरर क्या है। बड़ा सिंपल सवाल है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि आई नो दैट व्हाट यू कैन डू, ये नो वर्ब है, ये उसका अपना सब्जेक्ट है। तो जरा जानता अगर ये, तो क्या जानता है, जानता यही है कि तुम क्या कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ये पूरा है, पूरी की पूरी क्लॉज ऑब्जेक्ट काम कर रही, तो क्या बोलना पड़ेगा, नाउन क्लॉज। अब जरा एक बात समझिए, एक बात ये समझिए, आपको पता है कि हम नाउन क्लॉज के अंदर कोचिस क्या लिख रहे होंगे, कोचिस क्लॉज कैसे बनेगी, पहले कोचिस क्लॉज बनेगी फिर नाउन क्लॉज बनेगी, ये बात समझ में आ रही। पहले कोई क्लॉज बनेगा फिर नाउन क्लॉज बनेगा, ये बिल्कुल वैसा जैसा पहले कोई लड़का बनेगा फिर वो पिता बनेगा, फिर वो जीजा बनेगा, फिर वो मामा बनेगा, फिर वो चाचा बनेगा, मतलब तमाम पोस्ट उसके लिए अवेलेबल है। लेकिन इन सब की शर्त एक ही है कि पहले वो लड़का हो। मेरी बात हजम हो रही है। जब तुम ये जान जाओगे कि पहले लड़का होगा तभी तो वो बन पाएगा चाचा जीजा मामा, तो वैसे ही पहले कोई क्लॉज बनेगा तब ना बनेगा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तमाम तरह के क्लॉज है। मैंने कहा क्लॉज बनने की शर्त यही है कि किसी भी सेंटेंस के पहले क्या लगा हो, कंजंक्शन। किसी भी सेंटेंस के पहले क्या लगा दो, कंजंक्शन लगा दोगे, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, क्लॉज। अब बस कंजंक्शन जिस बिरादरी का लगाओगे वही बिरादरी डिसाइड करेगी वो नाउन क्लॉज बनेगा कि एडजेक्टिव क्लॉज।
एक बात बताओ, सेंटेंस इसको अगर मैं और ओपन करूं, इसको अगर मैं और ओपन करूं तो आप क्या लिखोगे कि कंजंक्शन सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बोलिए हाँ। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका अदर वर्ड आएगा, ये आएगा। अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे तो सब्जेक्ट ये है, वर्ब पहले आ गई, ये तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। जबकि हमको पता है कि क्लॉज जब भी लिखी जाएगी तो वो असर्टिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्यों असर्टिव? क्योंकि ये सेंटेंस है असर्टिव का, और इसी के पहले कंजंक्शन लगाओगे तभी वो क्लॉज बनेगा, तो इंट्रोगेटिव आना नहीं चाहिए। तो एक तो गलती इसमें ये कि पहले इसको असर्टिव करो। देखो कैसे करेंगे, देखिए इसको सही करके बेटा ऐसे लिखेंगे, आई नो दैट, एक एक स्टेप कर रहा हूं पहले मैं, अब इसमें गलती और है, ठीक है। वॉट यू कैन डू पहले करो। लो भैया, अब ये सेंटेंस हो गया, यू कैन डू एक सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस के पहले एक कनेक्टर लगा दिया तो क्या बन जाएगा, क्लॉज। सवाल ये आएगा कि ये दो कनेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि दैट भी नाउन क्लॉज का कनेक्टर है, वॉट भी नाउन क्लॉज का कनेक्टर है। दैट भी नाउन क्लॉज का कनेक्टर है और वॉट भी नाउन क्लॉज का ही कनेक्टर है। सवाल ये डियर कि हम दो कनेक्टर क्यों लगाएंगे। एक कॉमन सेंस ये कहता है, हमें अगर दो चीज़ जोड़नी है, दो चीज़, तो उन दो चीज़ को जोड़ने के लिए कितनी जगह फेविकोल गिराओगे, एक जगह कि दो जगह? आप कहेंगे सर एक जगह। मैं पूछूंगा कहाँ, तो आप कहेंगे सर दोनों के बीच में। दो चीज़ को जोड़नी, उन दो चीज़ों के बीच में आप फेविकोल गिरा दीजिए, चेन जुड़ जाएंगी। लेकिन चीज़ें दो नहीं है, तीन है। तो अब कितने स्पेस होंगे, एक यहाँ स्पेस होगा, एक यहाँ होगा, तीन होगा ना। तो तीन में दो स्लॉट की खाली रहेगा, तो दो जगह गिराएंगे। मतलब कोई दो चीज़ है तो फेविकोल एक जगह गिरेगा, कोई तीन चीज़ है तो फेविकोल दो जगह गिरेगा, कोई चार चीज़ें फेविकोल तीन जगह गिरेगा। इसका मतलब जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उससे एक कम फेविकोल गिरेगा। इसका मतलब है कि बेटा जो फेविकोल होता है ना हमारी आम दुनिया में, इंग्लिश में इसी को कनेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टर। क्योंकि जो काम फेविकोल करता है वही काम तुम्हारा कनेक्टर करता है। फेविकोल आम बोलचाल की भाषा में जो भी हम चीज़ें जोड़ते हैं वो फेविकोल से जुड़ जाता है, लेकिन जो सेंटेंस जोड़ना हुआ, शब्दों को जोड़ना हुआ, उनको जोड़ने वाला काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। हमको पता है कि एक सेंटेंस बेटा ये है यू कैन डू, एक सेंटेंस ये है आई नो। इन दो को जोड़ने वाला काम एक ही कनेक्टर करेगा। दो कनेक्टर किस लिए यूज कर रहे हो भाई? जब ये दो ही लोग हैं तो फेविकोल एक ही जगह गिराओगे, दो जगह क्यों गिराओगे? दो कनेक्टर क्या करोगे? सवाल इसमें से कोई एक गायब होगा। अब कोई एक गायब होगा तो सवाल ये है कि सर कौन सा गायब करें, ये गायब करें कि ये गायब करें? देखो, दैट अगर गायब करोगे तो वॉट वाली जो मीनिंग होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो कल मैंने लिखवाया था कि वॉट का मतलब मैंने लिखवाया था कि क्या, और दैट का मतलब मैंने लिखवाया था केवल की। याद आ रहा है? तो अगर तुम ध्यान से देखो, दैट का मतलब केवल की है, तो ये वाली मीनिंग ऑलरेडी इसके अंदर है। लेकिन क्या वॉट वाली मीनिंग दैट के अंदर है? नहीं है। अगर तुमने वॉट गायब किया, क्योंकि कोई एक तो गायब होगा, तो वॉट वाली मीनिंग ये कन्वे कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब सेंटेंस की मीनिंग क्या कर देंगे हम? चेंज कर देंगे, अगर हमने वॉट को गायब किया तो। अगर हमने वॉट को गायब किया तो हम सेंटेंस की मीनिंग को कहीं ना कहीं चेंज कर देंगे, जबकि हमको पता है कि हम सेंटेंस में मीनिंग को नहीं चेंज कर सकते। तो एक काम करो, दैट को गायब कर लो। दैट गायब करोगे तो दैट वाली मीनिंग ऑलरेडी इसके अंदर है, तो मीनिंग वही रह जाएगी जो पहले थी। क्या? कि मैं जानता हूं कि तुम क्या कर सकते हो, आई नो वॉट यू कैन डू। अब ये सेंटेंस सही है। तो दो गलती थी बेटा, एक गलती तो ये थी पहले इसको इंट्रोगेटिव को असर्टिव करो, दूसरी गलती ये थी कि दो कनेक्टर क्यों लगा के रखे हैं आप, एक ही कनेक्टर लगाइए। तो एग्जाम में दोनों गलतियां पूछता है। कभी वो मैंने एक ही सवाल में दोनों गलतियां करवा दी ताकि आपको बात समझ में आए। एग्जाम में एक बार में एक ही गलती कराएगा, या तो वो आपसे ही गलती कराएगा कि भाई ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिख देगा, बोलेगा सही करो, या फिर दो कनेक्टर लिख देगा। देखो एक दो सवाल जब तुम खुद करो तो बात आपको समझ में आएगी।
मैंने कहा डू यू नो हु इज द पीएम ऑफ इंडिया? एक सेंटेंस, फिर लिखा मैंने ही asked me how would I manage it? सॉरी, ये लिखा। ये दो स्टेटमेंट है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि इस सेंटेंस में क्या गलतियां हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा लिखा समझा जाना, उसका ज़रा आप एक बार इस्तेमाल करें और मुझे बताएं। एक 10 सेकंड की विंडो आपको दे रहा हूँ, कमेंट करिए भैया। चलिए, सोच लिया होगा आपने आई थिंक कि इस सवाल को कैसे करना है। इतना वक्त बहुत है सोचने के लिए। अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोच लेंगे इतनी देर में। देखिए, कह रहा है डू यू नो हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक बात बताओ, वो जो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, वो क्वेश्चन मार्क किसको देख के लगा है? वो इस हु को देख के लगा है या वो इस डू को देख कर लगा है? याद रखो कि जो भी हम लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो ये देखता है कि सेंटेंस शुरू कहाँ से हुआ है। सेंटेंस के बीच में क्या लिखा गया है इससे मतलब नहीं, सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या लिखा गया है इससे मतलब है। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यूज फुल स्टॉप। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो यूज क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो जो भी क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं वो सेंटेंस की स्टार्टिंग को देखकर होता है। तो वो जो क्वेश्चन मार्क लगा है वो इस डू को देखकर लगा है। जैसे ही तुम डू हटा दो, सिर्फ यू लिखो यहाँ पे, यू नो, तो वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। उसका इस हु से कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा, हु बीच में आने का सीधा मतलब ये कैरेक्टर बन चुका है, सिखाया था अभी कि सारे सेंटेंस के पहले हम जब भी कोई कंजंक्शन यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्लॉज बन जाता है। और क्लॉज का मतलब ये सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में रहता है। तो ये तो अब इसके बाद इस कंजंक्शन हो गया, इस कंजंक्शन के बाद लिखा गया स्टेटमेंट असर्टिव फॉर्म में रहेगा। अगर असर्टिव फॉर्म में रहेगा तो असर्टिव फॉर्म क्या होता है बेटा? एक सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी आपकी है उसको लिखिए। सब्जेक्ट के पहले आप नहीं लिख सकते। तो डियर, इसको हटा के लिखना पड़ेगा हु द पीएम ऑफ इंडिया इज, लो फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क, वो तो वहां से लगा है। डू यू नो हु द पीएम ऑफ इंडिया इज? डू यू नो हु द पीएम ऑफ इंडिया इज? क्या तुम जानते हो इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपका सेंटेंस सही हो गया। सही कैसे हो समझ में आ गया? मैंने क्या कहा कुछ देर पहले कि जब भी आप कभी क्लॉज लिखेंगे तो क्लॉज हमेशा कैसी होगी? असर्टिव होगी। कैसी होगी? असर्टिव। असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। अभी सेम क्वेश्चन कराया था, इसलिए मैंने कैन को इधर भेजा ताकि असर्टिव बन जाए। तो देखिए, वही सवाल यहाँ पर भी है, बस यहाँ हु वॉट की जगह हु है तो इसको उठा के लास्ट में करिए। जरा यहाँ आ जाओ। फिर वही बात कि अगर आपने क्लॉज लिखा है तो वो असर्टिव फॉर्म होना चाहिए। देखो, ही आस्क्ड मी, ये हो गया वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। कि आखिर इसने पूछा तो किससे पूछा? इस आदमी से। अच्छा, क्या पूछा? ये तो हो गया ऑब्जेक्ट हुम का रिप्लाई। पूछा क्या चीज? यही हाउ वुड आई मैनेज इट। ये व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट ही आग, क्या पूछा? यही बात। तो व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब हम इसको क्लॉज नाउन तो बोल नहीं पाएंगे, क्या बोलना पड़ेगा? नाउन क्लॉज, क्योंकि पूरी की पूरी क्लॉज ही है जो ऑब्जेक्ट काम कर रही है। तो अभी आपको बताया कि जो क्लॉज होती है दैट शुड बी असर्टिव। असर्टिव अगर असर्टिव होगी तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। तो बेटा, वुड पहले कैसे आ गया, आई बाद में कैसे गया? तो इसको सही करके कैसे लिखोगे? ऐसे, हाउ आई वुड
हाउ आई वुड मैनेज इट, हाउ आई वुड मैनेज इट। ही आस्क्ड मी हाउ आई वुड मैनेज इट। उसने मुझसे पूछा कि ये सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो ध्यान रखना है कि जो नाउन क्लॉज के अंदर एरर आती हैं वो या तो ये इस बात पे आएंगे कि नाउन क्लॉज के अंदर लिखी हुई बात इंटरोगेटिव फॉर्मेट में लिख देगा, या वो इस बात पे आएंगे कि नाउन क्लॉज के अंदर हम जो कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं एक नहीं दो कनेक्टर लगा लें, जबकि ज़रूरत एक ही की है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दो कनेक्टर लगा नहीं सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। बताया था कुछ देर पहले कि अगर 3 सेंटेंस जोड़ने होंगे तो आपको 2 जगह कनेक्टर लगाना पड़ेगा। जैसे 3 चीज़ जोड़नी हो तो 2 जगह फेविकोल गिराना पड़ता है। लेकिन जब चीज़ें 2 ही हों तो आप 2 कनेक्टर क्यों लिख रहे हैं? एक ही कनेक्टर से काम चलाइए। तो यही सब ध्यान रखना पड़ता है कि हर चीज़ सही भी होती है, हर चीज़ गलत भी होती है, डिपेंड करता है सिचुएशन, कंडीशंस क्या है वहाँ पे। तो ये मैंने नाउन क्लॉज़ आपको ब्रीफ करने का प्रयास किया है कि एरर कैसे आप देखते हैं। इसके आगे की कहानी हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।